नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। और आज कल जो उपचुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, इसलिए हम लोग आज एग्जिट पोल लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें हमारे साथ एग्जिट पोल पर नजर बनाए रखने के लिए काफी टाइम से सागर जी जुड़े हैं, जो काफी चैनलों पर अपनी बातें शेयर कर चुके हैं उपचुनाव को लेकर या विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर वो चर्चा करते हैं और वो उसमें शामिल होते हैं। आज हमारे साथ सागर जी जुड़े हैं। सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के इस चैनल में। जी बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। सागर जी, अभी बिहार उपचुनाव को लेकर कल रिजल्ट आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि किसकी जीत हुई किसकी हार हुई। लेकिन इस बिहार उपचुनाव में जो तमाम चीजें चल रही थी, खास करके जनसुराज को लेकर जो बात चल रही थी, कहा यह जा रहा था कि जनसुराज जो है इस बार मात देगी। लेकिन पूरे इस एग्जिट पोल जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हमारा एग्जिट पोल ये कह रहा है कि एनडीए की 2 सीटें हो रही हैं, बसपा 1 सीटें, आरजेडी 1 पर बढ़त बना सकती है और पीके के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नजर नहीं दिख रही है। तो इस मुद्दे पर आप से चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। क्या लगता है, क्योंकि अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें 4 सीटों पर महज 53% वोटिंग परसेंटेज बताया जा रहा है। सागर, देखिए हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से देखा जाए तो 52.83, हाँ 53 के काफी करीब 53% वो वोटिंग, हाँ तो वो वोटिंग हुए हैं चारों सीटों पर। और अगर सीट वाइज बात करें तो देखिए 50% से अधिक सभी सीटों पर वोटिंग हुए हैं। बेलागंज में 56, मतलब अगर मैं बात करूं, जी 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 जी, रामगढ़ में 54% हुए हैं, 56% से बेलागंज में 56% दिख रहे हैं, जबकि इमामगंज जो राजद का गढ़ माना जाता है वहां भी सिर्फ 51% वोटिंग हुए हैं। तो अब ये भी सवाल आता है कि आरजेडी, हाँ जी 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 सागर जी अभिषेक जी, देखिए उपचुनाव आम चुनावों से थोड़ा हटके होता है, थोड़ा इसका जो टेस्ट होता है वो अलग होता है। आम चुनाव में लोगों का रुझान होता है, वो बूथ तक जाते हैं, जाकर वोट करते हैं, उनको नजर आता है कि भाई अगर बिहार का चुनाव हो रहा है तो उनके सामने मुख्यमंत्री का फेस होता है। तो आम चुनाव से बिल्कुल ये उपचुनाव अलग होते हैं। और अब यानी कि कितने कम समय के लिए ये उपचुनाव हो रहे हैं, मुश्किल से आप देखें तो 1 साल से भी कम का समय बच गया है इन जो विधायक अभी चुनकर आएंगे। लेकिन जी जी जी, चूंकि ये सेमीफाइनल है और इसी पर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी साख इस चुनाव पर टिकी हुई, इस वजह से ये इतना महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है अभिषेक जी। तो मैं वही बता रहा था आपको कि जो चारों उपचुनाव हुए हैं उस पर साख बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों के लगे हैं, लेकिन जनता का अगर देखा जाए तो जनता के हिसाब से जनता का रुझान इन जो क्षेत्र है उनमें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया। हालांकि 56% अगर बेलागंज में वोट पड़े हैं तो ये कहीं ना कहीं जरूर दिखाते हैं कि प्रशांत किशोर, जो फैक्टर आपने बताया अभिषेक जी, प्रशांत किशोर एक फैक्टर बनकर जरूर उभरे हैं, लेकिन हाँ वोटों में वो कन्वर्ट नहीं दिखेगा। उनकी चर्चा भी एग्जिट पोल जो मैं और भी चैनलों का देख रहा था, उसकी चर्चा नहीं दिख रही है। और जब हमने अपना जो सारा डिटेल निकाला, डेटा एनालिसिस किया, तो हमें भी लग रहा है कि प्रशांत किशोर कहीं भी नजर आने, दूर दूर तक उनकी चर्चा नहीं है। कई जब एनालिस्ट से जब हमने बात की, कई हमारी जो स्टूडियो में जो टीम बैठी है उनसे जब हमने रिकॉर्ड निकाला, तो वो कह रहे, वो भी उनका भी एक ही कहना था कि जो जिस तरह से प्रशांत किशोर ने माहौल बनाया वो चर्चा में कहीं नहीं आ रहे। कहीं ऐसा ना हो कि जमानत जब्त हो जाए, यहां तक लोग कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जमानत जब्त होगा। एक अगर आप बेला की बात छोड़ दें तो बाकी 3 सीटों की स्थिति काफी दयनीय है। हाँ बिल्कुल, तरारी में जरूर थोड़ा बहुत खेल जरूर बिगाड़ा है प्रशांत किशोर ने। तो देखिए तरारी में अगर खेल बिगाड़ा है तो तरारी में खेल किसका बिगाड़ा है? भाजपा का, या चूंकि इंडिया गठबंधन से भाजपा का? क्योंकि वहां से राजू यादव बताए जा रहे हैं, माले के जो उम्मीदवार है उनकी बात कह रहे हैं कि माले में और भाजपा के जो उम्मीदवार है विशाल प्रसाद, एनडीए के उम्मीदवार, काफी ज्यादा टक्कर देखने को मिल रही है उनमें। बिल्कुल अभिषेक जी, मैं तरारी पर आ रहा हूं और देखिए तलाली का जो चुनाव है तरारी का, वो विशाल प्रशांत नहीं लड़ रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा और विशाल प्रशांत के जो
पिताजी हैं सुनील पांडे का जो एक छत्र राज आप कह सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल जो उनका पूरा बिल्कुल। साम्राज्य था, उसकी लड़ाई है और उनकी ताकत उनके पीछे लगी हुई है। पूरा भाजपा का वैसे कुनबा हालांकि पीछे वैसे लगा देखा था। जाए तो फिर मनोरमा देवी भी एमएलसी रह चुकी है। मैं उस पे आऊंगा, मैं उस पे आऊंगा। इसके पहले आपके दर्शकों को अभिषेक जी थोड़ा यहाँ के बारे में बता जी दूं, जी तरारी के जी बारे जी में जी आपको। जी जी जी। देखिए, तरारी का जो खेल है वो भूमिहार बहुल क्षेत्र माना जाता है। हाँ हाँ तरारी हाँ। में भूमिहार की अगर आबादी, जातिगत आंकड़ा भी मैं बता दूं थोड़ा, भूमिहार लगभग 65 की संख्या में भूमिहार समाज के लोग यहाँ हैं। ब्राह्मण जी 30,000, राजपूत 20,000, बनिया 25,000, यादव 30,000, कुशवाहा 15,000, मुस्लिम 20,000, एससी और ईबीसी अगर मिला दे तो 50,000 के लगभग ये पूरा आंकड़ा है। और बिल्कुल। ये जो सीट है वो पिछले 9 सालों से सीपीआई एमएल यानी कि जो सुदामा प्रसाद, जो कि अब सांसद उन्हीं बन के पास चुके है। हैं आरा के, उनके पास था। और काफी जो तगड़ी टक्कर देते थे सुदामा प्रसाद। उसका रीजन ये है कि सुदामा प्रसाद की जो जाति है वैश्य, वो भाजपा के कोर जो वोटर होते हैं वो उस मतलब कि जो सुदामा प्रसाद थे वो उसको सीपीआई एमएल का वोट तो मिलता ही था, साथ में उनके जाति होने की वजह से भाजपा के कोर भाजपा का भी वोटरों में कैडर भी वो वोट मिल ट्रेंड जाता था हमारी, उनको। बिल्कुल कैडर वोट वो ले जाते थे। इसलिए सुदामा प्रसाद वहां से लगातार चुनाव जीतते आए। लेकिन अब देखिए अभी क्या है, अब तरारी में आप देखिए कि विशाल प्रसाद भूमिहार कैंडिडेट, उसके बाद आप बात करें राजू यादव, यादव समाज के यादव तो है पूरा राजद का, बिल्कुल। हाँ यादव है। हाँ। और किरण सिंह राजपूत है। तो मतलब अगर आप देखें भाजपा का जो कोर वोटर है, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, ये 3 वोटर तो पूरी तरह से भाजपा का कोर आपस में ही वोटर बट गए तो है। वही मैं बता रहा हूं कि अगर ये आधा तीनों आधा वोट तो किरण ब्राह्मण, सिंह के पास चली जाएगी, आधा वोट इनके पास प्रसाद जी के पास चला जाएगा, बाकी जो बचेगा वो तो यादव लेके चले जाएंगे। यही यही अभिषेक जी समझने वाली बात है कि क्या प्रशांत किशोर कुछ वोट जो है वो यहां पर तरारी में काट पाए हैं। तरारी में प्रशांत किशोर नहीं रहते, ये एक बड़ा चीज है। हाँ प्रशांत तो विशाल किशोर अगर प्रसाद नहीं निकाल लेते हैं रहते अपनी सीट आराम से। तब विशाल प्रशांत के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी। लेकिन किरण बिल्कुल। सिंह को खड़ा करके, और किरण सिंह तो राजपूत समाज से, उसके बाद प्रशांत किशोर ने खेल क्या किया कि भूमिहार समाज के बड़े गांव में जाकर बड़ी सभाएं की, बड़े बड़े लोगों से मिले, वादे किए। तो ये प्रशांत किशोर ने बड़ा खेला जरूर किया। देखने अच्छा, वाली प्रशांत बात यही किशोर होगी। ने एक चीज और की है सागर जी, जो पहले वो कहते थे जी कि हम जातिवाद नहीं करेंगे, मतलब जो उम्मीदवार सही उम्मीदवार होंगे, जो सॉरी, जो ऐसे उम्मीदवार होंगे जो धरातल पे काम कर सके, जो पढ़े लिखे होंगे, वैसे कोई जात पात की बात नहीं करते। लेकिन अब देखिए उन्होंने भी जातीय समीकरण के हिसाब से ही सारी सीटों पे उम्मीदवार उतारा है। और किरण सिंह, मुझे लगता है कि यही एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है उनको, किरण सिंह को टिकट देना। नहीं, बिल्कुल ये फैक्टर है। और देखिए बिहार में जाति की बात करना कोई नई बात नहीं है, कोई बुरी बात नई भी बात नहीं नहीं है, है। मैं इसे समझता हूँ, है ना, कोई बुरी बात भी मैं इसे नहीं समझता हूँ। और लगता है और यही चुनाव, वजह है कि प्रशांत किशोर से लोग अब धीरे धीरे कट रहे हैं, क्योंकि जातिवाद की इन्होंने बात कही कि जातिवाद हम नहीं करेंगे, फिर से ये भी जातिवाद करने लगे, तो लोगों को लगने लगा कि ये भी वही काम कर रहे हैं जो अन्य नेता कर रहे थे। शायद यही वजह से लोगों का इनका जो किला दरक रहा है, यही वजह है। नहीं, मेरा जो आकलन है अभिषेक जी थोड़ा इससे अलग है। मैं मानता नहीं हूं इस चीज को कि प्रशांत किशोर से लोग कट रहे हैं। देखिए अच्छा। प्रशांत किशोर जो काम करना चाह रहे थे वो काम उन्होंने कर दिया है। प्रशांत किशोर चाहते थे कि हर डिबेट में, हर आलेख में, हर रिपोर्टर, हर एनालिसिस उनके बारे में बात करे, उनके बारे में जिक्र करे, एनालिसिस करे। और ये आज बिहार में आप 4 सीटों पर ही देख पा रहे हैं, हर जगह उनकी चर्चा है। आपकी बातों से मुझे, चर्चा हो, आपकी बातों से मुझे एक चीज तो समझ में आ रही कि यानी कि प्रशांत किशोर उपचुनाव को सीरियसली नहीं ले रहे थे, उनका फोकस 2025 या यूं कहे 2030 हो सकता है। नहीं देखिए, सीरियसली वो ले रहे थे, लेकिन उनके लाख सीरियसली लेने के बाद भी वो चुनाव नहीं जीत सकते थे। ये बात कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को पता है, पता थी पहले से, बिहार है, हाँ ये पता है। और बिल्कुल सही कही आपने अभिषेक जी, उनकी जो लड़ाई है
आप देखिए 25 की तैयारी तो वो दिखा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का जो फेस उनके भी जहन में अगर होगा तो कहीं ना कहीं 30 में, क्योंकि 30 इसलिए मैं 30 बोल रहा हूं क्योंकि 30 एक ऐसा पीरियड उस समय आएगा जब बिहार की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां फेसलेस हो जाएंगी। मुख्यमंत्री अभी वर्तमान के जो नीतीश कुमार हैं वो क्या 30 तक रहेंगे? इस स्थिति में जो नहीं लग रही है लालू प्रसाद यादव, जिसके पास बिहार का सबसे बड़ा वोट बैंक है, तो क्या उनकी फेस उनका फेस वैल्यू क्या उस समय तक 30 तक रहेगा? तो इसको देखकर ही प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति बनाई है और इसी को लेकर वो 30 की तैयारी में लगे हैं अभिषेक जी। लगे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं बेलागंज पे। बेलागंज में मनोरमा देवी का मुकाबला जो देखने को मिल रहा है वो विश्वनाथ यादव या अमजद से। मुझे लग रहा है अमजद जी से ज्यादा है। अमजद जी का थोड़ा सा पकड़ में देख रहा हूं कि बेलागंज में पकड़ है। देखिए यहाँ से बेलागंज जो है ना अभिषेक जी, यही बिहार की दशा और दिशा तय करेगी मुसलमानों की। आखिर जो बिहार का मुसलमान है, हाँ बिहार का जो मुसलमान है, आप तो उसी क्षेत्र से ज्यादातर आप संपर्क में रहते हैं जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो आप ज्यादा इस चीज को बता पाएंगे दर्शकों को। तो यही मुसलमान, देखिए मुसलमान किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है। मुसलमान को जहां भी लगता, और मुसलमान यह भी नहीं चाहता, आप देखे होंगे मुसलमान जो समाज है बहुत ही मतलब चालाकी से वोट करता है। उसको लगता है कि भैया एक मुश्त वोट करता है, एक मुश्त वोट करता है। ऐसा नहीं कि आधा उधर कर दे आधा उधर का, एक मुश्त वोट पड़ता है। लेकिन ये बात आपने सही कही, ये बात आपने सही कही कि मुसलमान जो है इस बार जो है एक किसी का बंधुआ नहीं है, क्योंकि ये चीज इस बार लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। जब मैं चूंकि खुद सारण में था और मैंने देखा कि लालू यादव ने अपना वहां पे मतलब एक तरह से कह दीजिए कि अड्डा जमा दिया, तब भी वो अपनी बेटी को वहां से जितवा नहीं सके, जबकि गढ़ है उनका सारण क्षेत्र। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैं बता रहा था अभिषेक जी कि मुस्लिम समाज की दशा और दिशा जो है ना वो यहाँ से तय होगी, क्योंकि देखिए ओवैसी भी एक बार यहाँ से चुनाव लड़े हैं। बिल्कुल। और मुस्लिमों को जब जब ऑप्शन मिला है बिहार में, तब तब उसने राजद का साथ छोड़ा है, छोड़ दिया राजद का साथ। मतलब साफ है कि राजद मजबूरी है, राजद शौक से नहीं, राजद मुस्लिमों के लिए मजबूरी है। और प्रशांत किशोर के रूप में एक बड़ा अच्छा और सुनहरा विकल्प बिहार के मुसलमानों को मिलने जा रहा है, यही बेलागंज जो है कल। हालांकि तो मतलब आप कह रहे हैं कि बेलागंज जो है प्रशांत किशोर के खेमे में जाने की शुरुआत हो सकती है? नहीं, खेमे में तो नहीं जाएगा अभिषेक जी, लेकिन हाँ इतना वोट संभावनाएं है काट देंगे। हाँ इतना मनोरमा देवी निकल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना वोट वो जरूर काट देंगे कि राजद का वहां पे खेल बिगाड़ देंगे। देखिए खेल बिगाड़ देंगे। और देखिए तरारी में वही प्रशांत किशोर किसका वोट खराब करते हैं? बीजेपी यानी एनडीए का खराब करते हैं। और दूसरी तरफ बेलागंज में आरजेडी का वोट बैंक खराब करते हैं। तो प्रशांत किशोर दोनों ही गठबंधनों के लिए जो है एक सबक तो जो लोग हैं। और यही तो जो लोग ये बात कह रहे थे कि प्रशांत किशोर बी टीम है भाजपा के, यहाँ तो भाजपा का ही खेल बिगाड़ रहे, तो बी टीम कहां से हो गई? वो बात की चर्चा है, बी टीम है या नहीं है अभिषेक जी, वो बात की चीजें हैं। लेकिन अभी जो चुनावी जो 4 सीट पर है, ये स्थिति तो यही दिख रही है। चलिए आते हैं इमामगंज की तरफ। इमामगंज में रोशन मांझी और दीपा मांझी में काफी टक्कर है, चूंकि दीपा मांझी जीतन राम मांझी की बहू भी है और उनका समर्थन भी। और जहां तक हम लोग के पास जो डेटा है, इमामगंज में मुसहर जाति का वोट अच्छा खासा है, जिसकी वजह से जो है दीपा मांझी का पलड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन एक बात और आ रही है रोशन मांझी की भी। रोशन मांझी के बारे में कुछ अगर जानकारी साझा करें तो। देखिए मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। इमामगंज में देखिए, इमामगंज का जो एरिया है, दर्शकों को जैसा कि जानकारी होगा कि यहीं से जो केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी चुनाव जीतकर आए हुए थे, और अब वो उसका भी एक फैक्टर कहीं ना कहीं उसका भी वो चीज, हाँ उसका भी एक हमको लगता है फायदा मिलने जा रहा है दीपा मांझी को।
मिलेगा, इसका फायदा जरूर मिलेगा। देखिए केंद्रीय मंत्री हैं तो लोग जो उनके नियरेस्ट है, उनके समकक्ष है, उनको जरूर लगेगा कि भाई ये केंद्र में मंत्री है तो मेरा ये काम करा देंगे, मेरा ये फॉर्म करा देंगे, मेरा ये पैरवी करा देंगे, ये कार्यकर्ताओं को लगता है और इस वजह से जरूर उनको फायदा है। दूसरी बात, इमामगंज झारखंड से सटा हुआ जो क्षेत्र है, तो झारखंड से सटे होने की वजह से जो आदिवासी जो वो टचअप है, वो भारतीय जनता पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में मेहनत किया है, उसका भी फायदा कहीं ना कहीं दीपा मांझी को मिलेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आंकड़े में बता दो, देखिए पासवान जाति, मांझी जाति की संख्या जो है 40,000 है और पासवान जाति की संख्या 25,000 है। यादव परसेंटेज में मेरे पास डेटा है, मुसलमान 15% है, यादव 13% है। फॉरवर्ड की बात करें तो 10%, फॉरवर्ड काफी कम है। तो देखिए यहां भी अगर खेल नहीं हुआ रहता, एक तो जनसुराज के जितेंद्र पासवान, आप देखिए कि जनसुराज कितना, मतलब जो प्रशांत किशोर ने कितना वर्क किया है, कितना होमवर्क किया है ना, वो चुनाव जीतने के लिए आ ही नहीं है मैदान। अब देखिए पासवान समाज की संख्या यहाँ 25,000 और जनसुराज का जो कैंडिडेट है वो पासवान है। और दोनों, लेकिन फिर चिराग पासवान भाजपा की तरफ से वो वहां पे चुनाव रैली करने नहीं जाते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर अभिषेक जी, आपने इस नब्ज को पकड़ा कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में जो जुबानी जंग चल रही थी, हाँ, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा, मतलब इसमें आप कह रहे हैं कि रोशन मांझी जो है, वो रोशन मांझी जो आदिवासियों का जो क्या बोलते हैं कि इंटेंशन या उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो जीत लेंगे, और या उनका जो दिल है वो जीत लेंगे और वहां से टिकट लेके मतलब सीट निकालने की बात आ रही है। एक चीज और समझ में नहीं आई कि दो बातें मैं बता दूं यहाँ पे। जनसुराज के जितेंद्र पासवान, जनसुराज के जितेंद्र पासवान, आवाज आ रही है? जी 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 सागर जी बोलिए। हमारे पास जो इनपुट है अभिषेक जी कि चिराग पासवान यहाँ पर खेला कर गए हैं। अच्छा, मतलब जो भी पासवान समाज के बड़े चेहरे थे, बड़े मतलब प्रभावकारी जो लोग थे, उनके पास ये स्पष्ट मैसेज गया है कि किसी भी स्थिति में दीपा मांझी को जीतने नहीं देना है। अगर ये जुबानी जंग की वजह से ऐसा हुआ है ये, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये बात सही है जो मैं बोल रहा हूं और ये सही में बूथ पर गया है, वोटरों के बीच गया है, तब तो आप मान के चलिए कि ये पासवान वोट जो है वो जाकर जनसुराज में चला गया। तो मतलब चिराग पासवान ने इंटरनली जो है बैक डोर से जनसुराज को समर्थन कर दिया। और देखिए खुले तौर पे चिराग पासवान ने बहुत सारे मंचों से कहा है कि प्रशांत किशोर मेहनत अच्छा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर एक उभरते हुए नेता है, उन्होंने काफी मेहनत की है, काफी उनके पास एनालिसिस है। उनसे एक मैं देख रहा था उनका एक इंटरव्यू, उनसे जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि काफी अच्छे दोस्त है, वो कभी कभी आप उनसे राय भी लेते हैं अपने चुनाव, तो उन्होंने साफ मना किया कि चुनाव को लेकर या पॉलिटिकल लीडरशिप को लेकर वो कभी रणनीति नहीं उनके साथ डिस्कस करते हैं, ऐसे फ्रेंडशिप है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जब तक गहरी दोस्ती नहीं है, जब तक इंटरनल जो बातें आ रही है कि बैकडोर से सपोर्ट करना, तो इसका मतलब है कि चिराग पासवान पॉलिटिकल सपोर्ट लेते रहे हैं प्रशांत किशोर से। बिल्कुल ये बातें, और मुझे लगता है बिहारी फर्स्ट का जो नारा है वो प्रशांत किशोर से ही कहीं ना कहीं प्रेरित है। बिल्कुल हो सकता है अभिषेक जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। दोनों लगभग एज ग्रुप के हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों युवा हैं, दोनों की सोच बिहार के विकास को लेकर है, दोनों में महत्वाकांक्षाएं हैं। तो ये सारी चीजें तो मिलती है ना दोनों में। और मैंने आपसे कहा था अभिषेक जी कि 2030 की चुनाव में प्रशांत किशोर लगे हैं। और आपको मैं यह भी आज बता दूं कि बिहार के जो भी पॉलिटिकल महकमे हैं उसमें ये चर्चा अभी से ही शुरू हो गई है अभिषेक जी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी विश्लेषक हैं और जो पॉलिटिकल लोग हैं या फिर जो पत्रकार है वरिष्ठ, में ये चर्चा जरूर हो गई है कि 30 में प्रशांत किशोर के फेस के रूप में चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री फेस के रूप में सामने आ सकते हैं। जी जी जी, तो चिराग पासवान जो है मुख्यमंत्री फेस हो सकते हैं 2030 के लिए, और अभी से उन्होंने तैयारी करनी, रणनीति।
रणनीति बना ली है। बहरहाल हम लोग चलते हैं रामगढ़ वाले सीट पर। रामगढ़ को लेकर जो है कहा जा रहा है कि सतीश यादव, मतलब ये नाम जो है बिल्कुल ही मतलब कहीं से निकल के आ गया क्या? ये क्यों ऐसा, बसपा इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रही है? देखिए मैं बता रहा हूं, रामगढ़ जैसे कि मैंने इमामगंज के बारे में बताया कि वो झारखंड से सटा हुआ सीट है और रामगढ़ उत्तर प्रदेश से सटा हुआ सीट है। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी का बहुत कुछ वजूद अब बचा नहीं है, लेकिन वजूद नहीं बचा है मायावती का खुद, लेकिन जहां पर उनके वोटरों की संख्या ज्यादा है। आप देखिए मैं समझ वो अफेक्शन है, वो अभी भी अफेक्शन है, दिखता है वो। देखिए एससी और दलित को मिला लीजिएगा अभिषेक जी, तो 24% रामगढ़ में 65,000, लगभग 65,000 वोटर हैं दलित और एससी समाज को मिलाने पर। और यही जो है ना वो बसपा की ताकत है वहां पर। बिल्कुल। मुसलमान फिर जनसुराज की अगर बात करें तो सुशील सिंह कुशवाहा कन्विंस नहीं कर पाए की संख्या अच्छी खासी है, 70,000। हेलो, आवाज आ रही है? संतोष कुशवाहा की आवाज आ रही है। सवाल हाँ आएंगे जी। हेलो जी सागर जी। जी मैं बोल रहा था, सवाल अपना दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। सवाल मेरा यह है कि जनसुराज जी जी, जनसुराज वाला जो मुद्दा है, जैसे जनसुराज चारों सीटों पर अपनी जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे थे, तो ऐसे में सुशील सिंह कुशवाहा को लेकर प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं कर सके, इसका मतलब उधर रामगढ़ में। मैं फिर से वही आपको कहूंगा कि प्रशांत किशोर ने यह कैंडिडेट चुनाव जीतने के लिए दिया ही नहीं है। अच्छा, ये संतोष कुशवाहा को देना, कुशवाहा समाज को वहां पर देना, आप कहीं से भी आप देखिए कि जातिगत अगर आंकड़ा आप देखते हैं, प्रशांत किशोर इतने बड़े पॉलिटिकल आप उनको मान सकते हैं कि बड़े रणनीतिकार हैं, जहां भी गए हैं चुनाव जीत कर वो लाए हैं। और क्या जहां पर एससी और दलित की संख्या 65,000 है, मुसलमान 24,000 है, राजपूत समाज 70,000 है, यादव समाज 40,000 है, वहां पर एक कुशवाहा कैंडिडेट को देना, तो ये आने वाले दिनों की तैयारी है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर आने वाले चुनाव में ढिंढोरा पीटेंगे कि देखिए जिस सीट पर कुशवाहा समाज की संख्या अधिकतर नहीं थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, किसी ने टिकट नहीं दिया कुशवाहा समाज को, उस समाज को प्रशांत किशोर ने टिकट दिया। तो ये ढिंढोरा पीटने के लिए भी जनसुराज ने हाँ, तो ये बात है। तो अशोक सिंह क्यों पिछड़ते नजर आ रहे हैं भाजपा, जबकि कहा जाता है अशोक सिंह की अगर मैं बात करूं, एनडीए के उम्मीदवार है, अशोक सिंह क्यों पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि जेपी नड्डा वगैरह भी आए वहां पे, काफी ज्यादा बातें हुई। अशोक सिंह अभिषेक जी, अशोक सिंह ही टक्कर में है। अशोक सिंह और बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो दोनों ही टक्कर में हैं। हाँ, अशोक सिंह और सतीश यादव ही टक्कर में हैं जो हमारे पास जो इनपुट है। बाकी जो अजीत सिंह है, राजद के जो कैंडिडेट है, वो तीसरे नंबर पे जा सकते हैं। वो तीसरे नंबर पे जा सकते हैं, मतलब राजद भी कहीं ना कहीं फाइट कर रही है। आप देखना, इसके पीछे तथ्य आवाज। हाँ जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। देखिए इसमें खेल क्या हुआ है, इसमें देखिए खेल क्या हुआ है। 40,000 यादव हैं और ये जो चुनाव है ये राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रतिष्ठा का सवाल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। जी जी। ये राजद के लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। राजद के लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। राजद को कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर ये सीट हार जाए तो, लेकिन जगदानंद सिंह के रुतबे को फर्क पड़ता है। जगदानंद सिंह के परिवार के रुतबे के लिए यह सीट बहुत जरूरी था और इसीलिए सुधाकर सिंह यही से सांसद बने हैं। यादवों में कहीं ना कहीं इस परिवार के प्रति नाराजगी थी, नाराजगी है।
और अभी जगदानंद सिंह जी का कुछ बिल्कुल बयान भी आ गया था जिसकी वजह से और नाराजगी बढ़ गई थी, बिल्कुल जिसकी वजह से लोग चर्चा करने लगे थे कि जगदानंद सिंह के इस बयान की वजह से कहीं नुकसान ना झेलना पड़ जाए राजद को, और वो दिख रहा है चुनाव में। बिल्कुल दिखेगा, सागर बिल्कुल दिखेगा। और राजपूत समाज के भी लोग तो यह समझ रहे हैं ना कि राजपूत मतलब केवल जगदानंद का परिवार तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो राजपूत समाज का वोट भी यहाँ पे बटा है अभिषेक सर। तो देखिए इस वजह बिहार से में अभी जो अंबिका यादव जी जी एक पुराने जी जी विधायक थे, एक बड़ा नाम था। अंबिका यादव एक बड़ा नाम था और उनके भतीजे जो है बसपा से चुनाव लड़ रहे थे। तो बसपा का जातिगत समीकरण और यादव समाज का वोट उन पर ट्रांसफर होना, इस वजह से जो आकलन निकल कर आ रहा है कि बसपा वहां पर लीड ले सकती है अभिषेक। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर ये सीट, रामगढ़ वाली सीट राजद के हाथ से जाती है तो नेक्स्ट चुनाव जो विधानसभा के होंगे उसमें सुधाकर सिंह को भी चुनौती झेलनी पड़ सकती है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी और शायद जो अजीत सिंह का टिकट कट भी सकता है आने वाले कट भी चुनाव में। सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सागर, हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए 4 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें जो मतलब अभी अगर बात करें तो कुल 38 उम्मीदवार उतरे हैं और 12,02,063 वोटर्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट टाइम वोटर की अगर मैं बात करूं, एक बार आपसे और कमेंट लेना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम वोटर 7,789 आंकड़ा बता रहा है। तो क्या ये फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इस चुनाव में, उपचुनाव की मैं अगर बात करूं तो कुछ मतलब इफेक्ट डालेंगे इस पर, क्योंकि प्रशांत किशोर एक नया चेहरा है और वो प्रभावित कर रहे हैं लोगों को। नहीं, लेकिन इसमें ये देखना होगा कि ये जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो किस सीटों पर कितनी संख्या है। और किस सीटों पर कितनी संख्या है, फर्स्ट टाइम वोटर पहले तो उनको देखना होगा कि किन सीटों पर कितनी संख्या है और वो किस जाति के हैं, बहुत सारी बातें आती बिहार में मौजूद थे उस समय चुनाव के समय, और क्या वो फर्स्ट टाइम वोटर बूथों तक गए कि नहीं है, गए कि नहीं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें अभिषेक। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सागर आपका हमसे जुड़ने के लिए। देखिए तो हम लोग जो बात कर रहे थे उपचुनाव में 38 उम्मीदवार है। जी जी सागर जी जी, चलिए नमस्ते। जी सागर, तो ये एक अच्छा विश्लेषण रहा और जो चीजें निकल कर आ रही हैं, सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने बताया कि जो संभावनाएं हैं उसमें दिख रहा है कि चूंकि सागर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उपचुनाव को बहुत नजदीक से देखा, ग्राउंड पे भी गए, और जो आंकड़ा बता रहे हैं वो ऐसे आंकड़े हैं जो अभी तक वोटिंग का परसेंटेज रहा है उपचुनाव में या उस विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है, उस पर उनकी नजर बनी हुई थी। और जो निकल कर आ रहा है, एनडीए 2 सीट मिलने जा रहा है एनडीए को, बसपा 1 सीट पर 1 सीट तो उसको मिल सकता है, आरजेडी 1 सीट को मिल सकती है, प्रशांत किशोर हालांकि 50-50 के चांस में है कि 1 सीट उनके खाते में जा सकती है। फिर भी हम 0 लेके चल रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस बार शायद अपना सीट ना निकाल पाए। लेकिन जैसा सागर ने बताया कि प्रशांत किशोर की जो रणनीति है वो 2025 भी नहीं 2030 को लेकर है। तो ये सारी बातें इस विश्लेषण में निकल कर आई है। कल तो खैर अब चुनाव का रिजल्ट आ ही जाएगा उपचुनाव का। अब देखते हैं कि ये उपचुनाव के रिजल्ट में जो जिन्न बाहर निकल कर आएगा वो किसके लिए उदय होगा, किसके लिए अस्त होगा। चूंकि प्रशांत किशोर एक अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं, कई सारे पॉलिटिकल पार्टियों के लिए उन्होंने रणनीति बनाई, उनको जितवाया, यहां तक कि बंगाल या हरियाणा जो भी चुनाव आप देख लीजिए कहीं ना कहीं उनका प्रभाव पड़ा भी। पिछले एमएलसी चुनाव में भी उन्होंने दावे के साथ कहा था कि वो इतने उम्मीदवार को जीत दिलवाएंगे और उन्होंने जीत दिलवाई भी। तो ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन जैसा सागर ने बताया कि 2025 नहीं 2030 के लिए वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जगदानंद जी की बात आ जाती है कि ये उनकी छवि को बचाने की बात हो जाएगी, क्योंकि अगर वो सीट हारती है आरजेडी यहां पर तो जगदानंद सिंह हारेंगे, ना कि आरजेडी हारेगी। ये बहुत बड़ी बात कही सागर आपने। और चूंकि मुझे लगता है कि आगे जो 2025 का जो चुनाव होगा वो भी सुधाकर सिंह के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा, बहुत कांटो भरा होगा। लेकिन इस पूरे चर्चा में एक चीज कॉमन रही कि एनडीए फिर भी अपनी सीटों को सेव कर लेगी और जो
पहले का जो कुनबा, जो आरजेडी का जो दिखता था गढ़, वो गढ़ और किला जो है ढहता नजर आ रहा है इस पूरे उपचुनाव के जो अभी एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से सागर आपका शुक्रिया करूंगा, आप हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर आपसे कनेक्ट करेंगे, फिर जुड़ेंगे नेक्स्ट बात में, नेक्स्ट एनालिसिस में। थैंक यू सो मच। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।